बांग्लादेश ने राष्ट्रव्यापी कर्फ्यू की घोषणा की है, जो आज सुबह से लागू हो चुकी है। इंटरनेट सेवाएं बंद होने के कारण 17 करोड़ लोगों का ये देश पूरे विश्व से कटा हुआ है। छात्रों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें तेज हो गई है, लोग मारे जा रहे हैं, कई इमारतें जलाई गई हैं। कहा जा रहा है कि बांग्लादेश की कई सरकारी वेबसाइट्स को द रेजिस्टेंस नाम के एक ग्रुप ने हैक कर लिया है, जिसमें केंद्रीय बैंक, प्रधानमंत्री कार्यालय और पुलिस की वेबसाइट्स भी शामिल है। प्रधानमंत्री कार्यालय की वेबसाइट्स पर एक मैसेज लिखा था, स्टॉप किलिंग स्टूडेंट्स, और फिर खून जैसे लाल बड़े अक्षरों में लिखा था, इट इज नॉट अ प्रोटेस्ट एनीमोर, इट्स अ वार नाउ। बांग्लादेश में ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं, आइए शुरुआत से समझते हैं। 16 दिसंबर 1971 से पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था। इसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। यहाँ पर शासन पश्चिमी पाकिस्तान से चलता था, जो कि आज का पाकिस्तान है। 1950 के दशक में पूर्वी पाकिस्तान में भाषा आंदोलन शुरू हुआ। पाकिस्तान सरकार उर्दू थोपना चाहती थी और जिससे लोग नाराज थे। लोगों ने विरोध किया। सरकार ने विरोधियों को कुचलने की कोशिश की, मगर विरोध बढ़ता गया। इन विरोध प्रदर्शन को आवामी लीग लीड कर रही थी। इसके बाद पाकिस्तान सरकार ने ऑपरेशन सर्चलाइट चलाया और पूर्वी पाकिस्तान में नरसंहार किया। आवामी लीग के नेता शेख मुजीबुर रहमान को भी अरेस्ट कर लिया गया। इसके बाद उनके साथियों ने मोर्चा संभाला, गुरिल्ला फौज मुक्ति वाहिनी के रूप में लड़ाई लड़ी और भारत ने उनकी मदद की, मिलिट्री और डिप्लोमेटिक सपोर्ट दिया। मदद करता देख पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया और इसके बावजूद इंडिया ने पूर्वी पाकिस्तान में सेना भेजी और आखिरकार पाकिस्तान फौज ने ढाका में सरेंडर कर दिया। इस तरह पूर्वी पाकिस्तान को आजादी मिली और नए मुल्क को बांग्लादेश के नाम से जाना गया। आजादी की इस लड़ाई में दो समूह थे। एक समूह में वो लोग जिन्होंने मुक्ति वाहिनी के बजाय पाकिस्तानी फौज का साथ दिया। यूं तो वो भी पूर्वी पाकिस्तान के ही निवासी थे, लेकिन आजादी के खिलाफ थे। इन्हें रजाकार कहा गया। वैसे तो रजाकार का अर्थ वॉलेंटियर होता है, लेकिन बांग्लादेश के संदर्भ में इन्हें देशद्रोही कहा गया, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तानी सेना की मदद की। दूसरा समूह जिन्होंने मुक्ति वाहिनी के लिए काम किया। जंग के बाद उनको नायकों सा दर्जा मिला। उनके परिवार वालों को सरकारी नौकरी में आरक्षण मिला। हाल ही में चल रहे प्रोटेस्ट की जड़ यही आरक्षण है। दरअसल बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में 50% से भी अधिक सीट आरक्षित है, जिसमें सबसे ज्यादा 30% फ्रीडम फाइटर्स के परिवारजनों के लिए, 10% वुमेन्स और पिछड़े राज्यों के लिए, 5% माइनॉरिटीज के लिए और 1% फिजिकल चैलेंज लोगों के लिए है। और इसके अलावा केवल 40% पर ही मेरिट बेस्ड कंपटीशन होता है। प्रोटेस्टर्स का कहना है कि इस आरक्षण से मेरिट बेस्ड कंपटीशन खत्म हो रहा है और अधिकांश जो आरक्षण पा रहे हैं, जो फ्रीडम फाइटर्स के परिवारजन हैं, वो आवामी लीग से ताल्लुक रखते हैं। इससे सरकार पर आरोप लगते हैं कि पार्टी अपने ही लोगों को खुश कर रही है। प्रोटेस्टर्स ये भी कहते हैं कि उन्हें रजाकार बताकर ध्यान भटकाया जा रहा है। बांग्लादेश के संदर्भ में रजाकार का मतलब देशद्रोही है, जिन्होंने युद्ध के समय पाकिस्तानी सेना का साथ दिया था। इस कोटा सिस्टम के खिलाफ पहला प्रोटेस्ट 2018 में हुआ था। एक यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ ये प्रोटेस्ट राजधानी ढाका से लेकर पूरे मुल्क पर छा गया था। प्रोटेस्ट के बीच छात्रों का एक नया गुट सामने आया, जिन्होंने प्रोटेस्टर्स पर हमला किया। इन हमलों का आरोप बांग्लादेश छात्र लीग BCL पर लगा। BCL प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग का स्टूडेंट विंग है। जब सरकार पर दबाव बना, उन्होंने पूरा कोटा सिस्टम रद्द कर दिया। इसके बाद सरकार के फैसले के खिलाफ लोग अदालत गए। फिर 5 जून 2024 को बांग्लादेश हाईकोर्ट ने 2018 के फैसले को अवैध करार दिया और पहले जैसा कोटा सिस्टम लागू करने को कहा। इसके बाद बहुत सारे छात्रों ने इसका विरोध किया। प्रोटेस्ट कई हफ्तों तक शांतिपूर्ण चला। मामला नारेबाजी और रैलियों तक सीमित था, मगर 15 जुलाई 2024 को हिंसा भड़क उठी। इसकी शुरुआत ढाका यूनिवर्सिटी से हुई। बांग्लादेशी अखबार डेली स्टार के अनुसार बांग्लादेश छात्र लीग यानी BCL के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शनकारियों के साथ मारपीट की। ढाका यूनिवर्सिटी के बाद कई और कॉलेजों में हिंसा हुई। फिर तो एक चैन शुरू हो गई। इस समय पूरा बांग्लादेश अस्त व्यस्त है।